ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 31। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें आमने सामने आना ही पड़ा। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है या झूठ? विक्रम सिंह ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल सच। मुझे पूरा यकीन है कि कल रात अजय शर्मा और अर्जुन कपूर ने गंगा व्यू मंडप में साथ में डिनर किया था। ये जानकारी मुझे आदित्य जोशी के ड्राइवर से मिली है जिसे मैंने रिश्वत दी थी। विक्रम सिंह के विश्वासपात्र ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। कमबख्त! विक्रम सिंह अचानक टेबल पर गिर पड़ा और गुस्से से कांप उठा। शुक्र है कि मैंने एक तुरुप का इक्का बचा रखा था, वरना आज तो मैं सच में धोखा खा जाता। विक्रम सिंह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। वह गुस्से में था लेकिन हतोत्साहित नहीं। उसे किसी भी अप्रत्याशित घटना की चिंता थी, इसलिए उसने पहले ही कुछ व्यवस्थाएं कर रखी थीं। सौभाग्य से वे व्यवस्थाएं अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थीं। अजय शर्मा, वह हरामखोर, वास्तव में उस अर्जुन कपूर से मिलने गया था। विक्रम सिंह ने घृणा से कहा। ऐसे नाजुक समय में अजय शर्मा चुपके से अर्जुन कपूर के साथ डिनर करने गया। और क्या हो सकता था? ये साफ था कि अजय शर्मा उसे धोखा देकर अर्जुन कपूर के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। दुर्भाग्य से, चाहे अर्जुन कपूर और तुम अजय शर्मा ने जो भी समझौता किया हो वह बेकार जाएगा। आखिरकार जीत मेरी ही होगी, विक्रम सिंह ने आत्मविश्वास से कहा। ये दोनों तो बस जोकर हैं। चलो मेरे साथ आओ, कुछ तैयारियां करनी हैं। इसके बाद विक्रम सिंह अपने विश्वासपात्रों के साथ अर्जुन कपूर और अजय शर्मा के संभावित गठबंधन को रोकने के लिए अपनी रणनीति पर काम करने चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह 9:30 बजे अंबानी ग्रुप के विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में सभी शेयरधारक और कंपनी के ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले अजय शर्मा पहुंचा और उसके ठीक बाद विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ आया। जैसे ही उसने अजय शर्मा को देखा, विक्रम सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने सीधे हमला नहीं किया। कैसा है मिस्टर अजय, क्या सब लोग आ गए हैं? विक्रम सिंह ने पूछा। अधिकतर लोग आ चुके हैं, बस कुछ शेयरधारक और अधिकारी आज किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, अजय शर्मा ने जवाब दिया। विक्रम सिंह ने चारों ओर नजर घुमाए और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, कुछ लोगों का न आना कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस बीच उपस्थित अधिकारी और शेयरधारक फुसफुसा रहे थे कि हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी थी, तो इतनी जल्दी दूसरी मीटिंग क्यों रखी गई? आखिर हुआ क्या था? सभी शांत हो जाएं, मुझे पता है कि आप सब उत्सुक हैं कि आज अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई है। मैं अभी सब कुछ स्पष्ट करता हूं, विक्रम सिंह ने जोर से कहा। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक सन्नाटा छा गया और सभी ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। आज हम सबको यहाँ बुलाने का उद्देश्य, लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह अपनी बात पूरी करता, अर्जुन कपूर आ गया। यह मिस्टर अर्जुन है, हमारे समूह के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक, सही कहा ना? अर्जुन कपूर को देखकर विक्रम सिंह ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, फिर उसने अजय शर्मा की ओर देखा। मिस्टर अजय, क्या ख्याल है? आप और मिस्टर अर्जुन तो बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं, है ना? हैं? अजय शर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मिस्टर अजय, कल रात आप और मिस्टर अर्जुन ने गंगा व्यू मंडप में डिनर किया और आप कह रहे हैं कि आपको मेरा मतलब समझ नहीं आया। विक्रम सिंह ने उसे घूरते हुए पूछा। ये सुनकर अजय शर्मा और आदित्य जोशी दोनों के चेहरे बदल गए। ये कैसे संभव है? विक्रम सिंह को कैसे पता चला कि हमने कल रात अर्जुन कपूर के साथ डिनर किया? ये तो केवल हम तीनों को ही मालूम था, लेकिन अर्जुन कपूर पूरी तरह शांत था। उसे विक्रम सिंह द्वारा सच उजागर किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अजय शर्मा, यह मत सोचो कि अर्जुन कपूर के साथ मिलकर तुम मुझे हरा सकते हो। तुम मेरे खिलाफ खड़े होने के लायक भी नहीं हो, विक्रम सिंह ने अहंकार से कहा। आज मैंने सबको यहाँ बुलाया है ताकि अर्जुन कपूर को कंपनी के निर्माण स्तर से बाहर निकाल दिया जाए, विक्रम सिंह ने जोर से घोषणा की। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम हंगामे से भर गया। कंपनी के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक को बाहर निकालना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर यह किसी और ने कहा होता तो कोई इस पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन ये दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक विक्रम सिंह ने कहा था। मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहते हो? असल में आज तुम्हें ही कंपनी से बाहर निकाला जाएगा, विक्रम सिंह। अर्जुन कपूर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चुनौती दी। ये सुनकर सभी की निगाहें अजय शर्मा पर जा टिकीं। मैं मिस्टर अर्जुन के फैसले का समर्थन करता हूं। विक्रम सिंह को निर्माण स्तर से हटाया जाए और उसे कंपनी के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दी जाए।
अजय शर्मा बिना हिचकिचाए खड़ा हो गया, लेकिन विक्रम सिंह ठहाके लगाकर हंसा। मुझे बाहर निकालना? तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। तुम्हारे पास कुल 22.5% शेयर हैं और अर्जुन कपूर के पास 12%। कुल मिलाकर तुम्हारे पास सिर्फ 34.5% हैं, जो 50% से कम है। फिर भी मुझे बाहर निकालना चाहते हो, और तुम्हारे पास सिर्फ 20.3% शेयर। किस आधार पर इतनी अकड़ दिखा रहे हो? अजय शर्मा ने पलटकर जवाब दिया। लेकिन तभी मैं मिस्टर विक्रम का समर्थन करता हूं। अब विक्रम सिंह के पास 45.1% शेयर हो गए थे। क्षण भर में पूरा खेल बदल गया। अब अजय शर्मा और अर्जुन कपूर संकट में थे। अध्याय 32। दोनों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। अजय शर्मा पूरी तरह से घबरा गया था। ये बहुत बुरा हुआ। तुम अजय शर्मा गुस्से में महेश वर्मा, देवेश नायर और बाकी लोगों की तरफ देखने लगा। ये लोग आमतौर पर कंपनी में तटस्थ रहते थे और कभी भी उसके और विक्रम सिंह के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं होते थे। अगर ऐसा होता तो अजय शर्मा और विक्रम सिंह अब तक बराबरी पर नहीं होते। लेकिन अब ये तीनों तटस्थ लोग अचानक विक्रम सिंह के पक्ष में कैसे चले गए? क्यों? अजय शर्मा को थोड़ा सा डर लगने लगा। अब वह और अर्जुन कपूर पूरी तरह से हार चुके थे। इन शेयरधारकों के समर्थन से विक्रम सिंह अब अंबानी ग्रुप में उसका प्रभाव काफ़ी कमजोर कर देगा। अब वह और अर्जुन कपूर खत्म हो चुके थे। लेकिन जहां अजय शर्मा निराश था, वहीं विक्रम सिंह बेहद खुश था। यही था उसका तुरुप का पत्ता। इसी कारण वह तब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था जब उसे पता चला कि अर्जुन कपूर और अजय शर्मा ने हाथ मिला लिया है। उसे देवेश नायर और बाकी 3 लोगों का समर्थन पहले से ही हासिल था, तो फिर उसे अर्जुन कपूर और अजय शर्मा से डरने की क्या जरूरत थी? जहां तक सवाल था कि उसने इन 3 तटस्थ लोगों को अपने पक्ष में कैसे किया, इसका जवाब था देशमुख ग्रुप। अगर देशमुख ग्रुप की मदद नहीं होती तो वह इन कठिन तटस्थ शेयरधारकों को कभी नहीं खरीद पाता। अब जब इन तीनों का समर्थन उसे मिल चुका था तो उसे अर्जुन कपूर और बाकी लोगों को हराने का पूरा भरोसा था। अर्जुन कपूर, अब तैयार हो जाओ कंपनी से बाहर निकलने के लिए, विक्रम सिंह ने गर्व से कहा। कंपनी से बाहर? सिर्फ तुम? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पलटकर पूछा। विक्रम सिंह के पास तुरुप का पत्ता था तो क्या अर्जुन कपूर के पास नहीं था? तुम्हारे पास सिर्फ 45.1% शेयर हैं, जो 50% भी नहीं हुए। फिर तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास है क्या? विक्रम सिंह ने व्यंग्य से कहा। माफ करना, हमारे पास वाकई है। इतना कहकर अर्जुन कपूर ने कुछ दस्तावेज टेबल पर फेंक दिए। कल ही मैंने अंबानी ग्रुप के 11.2% शेयर खरीदे हैं। अब मेरे पास कुल 23.2% शेयर हैं, जिससे मैं अंबानी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका हूं। ये सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई। क्या मिस्टर अर्जुन ने 11.2% शेयर खरीद लिए? ओह माय गॉड, इसका मतलब वह अब कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक है। सब लोग चौंक गए थे। यहां तक कि अजय शर्मा भी हैरान रह गया। उसे भी अर्जुन कपूर के इस कदम की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक दिन में अर्जुन कपूर ने 11.2% शेयर खरीदकर सीधे उसे पीछे छोड़ दिया और कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। पहले वह अर्जुन कपूर के साथ चालें चल रहा था और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब व्यर्थ हो गया था। विक्रम सिंह तो जैसे सन रह गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, विक्रम सिंह ने अविश्वास में चिल्लाया। इन शेयरधारकों को वह पहले भी खरीदना चाहता था, लेकिन वे अपने शेयर बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब ये कैसे बिक गए? तुम झूठ बोल रहे हो। विक्रम सिंह ने गुस्से में उन दस्तावेजों को उठाया और कांपते हाथों से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता गया। जब उसने अंतिम हस्ताक्षरों को सत्यापित किया और उनमें कोई गलती नहीं पाई, तो वह ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। विक्रम सिंह पूरी तरह से बेजान हो गया। अर्जुन कपूर धीरे धीरे आगे बढ़ा, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में मैं प्रस्ताव रखता हूं कि विक्रम सिंह को कंपनी के निर्णय निर्माण स्तर से बाहर किया जाए। कौन सहमत है? कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद अजय शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सहमत हूं। हालांकि अर्जुन कपूर अब उससे बड़ा शेयरधारक बन गया था, लेकिन फिर भी वह विक्रम सिंह की तुलना में अर्जुन कपूर को समर्थन देना पसंद करेगा। अगर विक्रम सिंह जीतता तो भविष्य में वह खुद भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता। मैं भी सहमत हूं। मैं मिस्टर अर्जुन के अनुभव और निर्णयों का समर्थन करता हूं। अजय शर्मा के विश्वासपात्रों ने भी समर्थन दिया। अब अर्जुन कपूर के समर्थन में कुल शेयरधारकों की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई थी। देवेश नायर और बाकी बड़े शेयरधारक, जिन्होंने पहले विक्रम सिंह का समर्थन किया था, एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार देवेश नायर ने पहले कदम बढ़ाया और कहा, मैं अपनी पिछली घोषणा वापस लेता हूं और मिस्टर अर्जुन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं भी सहमत हूं।
अब जब विक्रम सिंह पूरी तरह से हार चुका था तो वे लोग भी फैंस सिट बन गए और अर्जुन कपूर को समर्थन देने लगे। उनके समर्थन के साथ अब अर्जुन कपूर की तरफ 70% से अधिक समर्थन हो गया था। विक्रम सिंह पूरी तरह से पराजित हो चुका था। अर्जुन कपूर ने अंतिम निर्णय की घोषणा की। अब 70% से अधिक शेयरधारकों की सहमति से विक्रम सिंह को कंपनी के निर्णय निर्माण स्तर से हटाया जाता है। वह अब कंपनी के किसी भी निर्णय में भाग नहीं ले सकते। नहीं, विक्रम सिंह ने गुस्से और हताशा में चिल्लाया। अगले ही पल उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ मिनटों बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। बैठक समाप्त होने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारी और शेयरधारक अर्जुन कपूर के पास आए और उसकी प्रशंसा करने लगे। इसी बीच अजय शर्मा धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ी झिझक के साथ बोला, मिस्टर अर्जुन, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? चैप्टर 33। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने मिलने का फैसला किया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। इसके बाद अर्जुन कपूर और अजय शर्मा के कार्यालय पहुंचे। मिस्टर अर्जुन, यह अब से आपका कार्यालय होना चाहिए, अजय शर्मा ने थोड़ा निराश होकर कहा, क्योंकि अब अर्जुन कपूर कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन चुके थे। जरूरत नहीं, ये कार्यालय अभी भी मिस्टर अजय का रहेगा, अर्जुन कपूर ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। हालांकि वह अंबानी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका था, लेकिन वह अजय शर्मा की जगह लेकर पूरी कंपनी को प्रबंधित नहीं करना चाहता था। पहली बात, भले ही अजय शर्मा के अपने इरादे थे, उसने अर्जुन कपूर की मदद की थी। अगर वह मदद न करता तो विक्रम सिंह को हटाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात, एक कंपनी को प्रबंधित करने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। अर्जुन कपूर अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंबानी ग्रुप जैसी छोटी कंपनी में नहीं लगाना चाहता था। अंबानी ग्रुप की बाजार कीमत सिर्फ 10 अरब के आसपास थी। अगर अर्जुन कपूर को कपूर परिवार को पछाड़कर रेड्डी परिवार से भी आगे निकलना था तो उसे अंबानी ग्रुप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कल अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 7 अरब से अधिक हो चुकी थी। आज का इनाम अभी तक नहीं आया था, लेकिन जब वह मिलेगा तो उसकी संपत्ति 8 अरब को पार कर सकती थी और वह 10 अरब के और करीब आ जाएगा। अर्जुन कपूर को पता था कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अजय शर्मा ने अर्जुन कपूर के शब्दों का अर्थ समझा और खुशी से उछल पड़ा। मिस्टर अर्जुन, क्या आप सच कह रहे हैं? अजय शर्मा ने कांपती आवाज़ में पूछा। बिल्कुल, अंबानी ग्रुप का प्रबंधन आमतौर पर मिस्टर अजय ही देखेंगे। किसी बड़े फैसले की जरूरत पड़ी तो हम साथ में चर्चा करेंगे। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन। अजय शर्मा ने भावुक होकर अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया और बार बार धन्यवाद दिया। मामला खत्म होने के बाद अर्जुन कपूर अंबानी ग्रुप से निकला और अपनी कार में बैठा ही था कि डिंग, विक्रम सिंह के खिलाफ सफलतापूर्वक पलटवार किया, उसे उसी की चाल में फंसाया और अंबानी ग्रुप के निर्णय निर्माण स्तर से बाहर किया। मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको मिला टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल। बधाई हो, आपको मिले 53 अनुभव अंक। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, एक विशाल ज्ञानधारा अर्जुन कपूर के दिमाग में उतर आई। कुछ ही मिनटों में उसने टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की महारत हासिल कर ली और फाइनेंस का मास्टर बन गया। इसके अलावा उसे इस मिशन में 53 अनुभव अंक भी मिले थे। अर्जुन कपूर ने सिस्टम इंटरफेस खोला और देखा। वर्तमान सिस्टम लेवल 1 303 1500। अब तक वह 300 से ज़्यादा अंक जमा कर चुका था, जो अगले अपग्रेड के लिए आवश्यक अंकों का 5वां हिस्सा था। आज सिस्टम हासिल किए सिर्फ 7 दिन हुए थे और उसने तीसरे दिन ही सिस्टम के अपग्रेड मोड की खोज कर ली थी। मतलब उसने केवल 5 दिनों में अपग्रेड के लिए जरूरी अंकों का 5वां हिस्सा इकट्ठा कर लिया था। अगर यह गति जारी रही तो वह अगले 20 दिनों में सिस्टम अपग्रेड के लिए आवश्यक शेष अंक भी प्राप्त कर सकता था। गजब की स्पीड है। अर्जुन कपूर के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। लेकिन तभी एक और बड़ी खुशखबरी आई। डिंग, संबंध विच्छेद के 7 दिन बाद आपको मुंबई की शीर्ष रियल एस्टेट कंपनियों में से एक यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 4% शेयर मिले और आप इसके वाइस प्रेसिडेंट बन गए। क्या यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के शेयर? अर्जुन कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप मुंबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी और उसकी शक्ति अपार थी। वर्तमान में इसकी बाजार कीमत 30 अरब थी और इसके 4% शेयरों की कीमत लगभग 1.2 अरब थी। एक ही झटके में अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 8 अरब तक पहुंच गई। अब वह 10 अरब से केवल एक कदम दूर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिस्टम ने उसे सिर्फ शेयर नहीं दिए, बल्कि उसे यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया। अब तो ये पोजीशन मुझे मुंबई में और भी शक्तिशाली बना देगी। जब अर्जुन कपूर विला लौटने ही वाला था, तभी उसे एक मैसेज मिला। मैसेज, सीनियर अर्जुन, आपके पास आज समय है, चलिए बाहर मिलते हैं। भेजने वाली दिया पटेल। अगर अर्जुन कपूर के पास समय था तो वे लोग यंगजिया शॉपिंग सेंटर में मिल सकते थे। यंगजिया शॉपिंग सेंटर, अर्जुन कपूर ने सोचा और तुरंत हाँ कह दिया।
आखिरकार जब से वह यंगजिया शॉपिंग सेंटर का मालिक बना था, वह वहां बस एक बार गया था और तब सिर्फ कपड़े खरीदने और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था। अब वह सही मायनों में वहां का दौरा कर सकता था। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर यंगजिया शॉपिंग सेंटर पहुंच गया। जब तक दिया पटेल नहीं आए, उसने पास की एक कैफे में बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर की और इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में दिया पटेल आ गई। अर्जुन कपूर बाहर निकला। सीनियर अर्जुन, बस 1 मिनट रुकिए, दिया पटेल ने रहस्यमयी स्वर में कहा। 2 मिनट बाद ईशा पटेल हड़बड़ा कर आए। ओह, मिस्टर अर्जुन यहाँ भी हैं, ईशा पटेल ने हल्की हैरानी से कहा। दिया, क्या हुआ? ईशा ने चिंता से पूछा। दरअसल दिया पटेल के माता पिता मुंबई में नहीं थे और वही अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती थी। लेकिन आज सुबह दिया ने ईशा को मैसेज भेजा कि वह बीमार महसूस कर रही है और उसे तुरंत यंगजिया शॉपिंग सेंटर आने को कहा। दीदी, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं चाहती थी कि आप थोड़ा आराम करें। आप पूरे महीने से लगातार काम कर रही हैं, दिया पटेल ने प्यार से कहा। ओह, मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया। चलो दीदी, आप और सीनियर अर्जुन साथ में घूमिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर दिया पटेल भाग गई। उसका असली मकसद था अपनी दीदी और अर्जुन कपूर को अकेले में समय बिताने का मौका देना। चैप्टर 34। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल दोनों एक पल के लिए असमंजस में थे। मिस्टर अर्जुन, क्या आपके पास कपड़े कम हैं? मैं यहाँ आई थी और कुछ नए कपड़े खरीदने की सोच रही थी, ईशा पटेल ने थोड़ा सोचकर कहा। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, टास्क जारी, ईशा पटेल के साथ खरीदारी करें। टास्क के नाम 100x कंजम्पशन रिबेट कार्ड, अधिकतम 500 मिलियन। टास्क के नाम 51 अनुभव अंक। एक और टास्क, और इस बार इनाम 100x कंजम्पशन रिबेट कार्ड है। इसका मतलब था कि अगर वह सिर्फ 5 मिलियन खर्च करता तो उसे पूरे 500 मिलियन की रिबेट मिलती, यानी 495 मिलियन का सीधा फायदा। यह इनाम वाकई शानदार था। उसी समय उसने हाल ही में अंबानी ग्रुप के 1.3% शेयर खरीदे थे, जिस पर 300 मिलियन से अधिक खर्च हुए थे। अब अगर वह टास्क पूरा कर लेता तो उसके पास लगभग 490 मिलियन का वर्किंग कैपिटल वापस आ सकता था। मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। वह यहाँ मुख्य रूप से यंगजिया शॉपिंग सेंटर का निरीक्षण करने आया था। इसके बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने शॉपिंग सेंटर में घूमना शुरू किया। वे कुछ दुकानों में गए और अंततः एक बड़े लग्जरी स्टोर पर रुके। ईशा पटेल को इस स्टोर की कुछ पोशाकें काफ़ी पसंद आईं। मिस्टर अर्जुन, इस कोट को देखिए, मुझे लगता है कि यह आप पर बहुत जंचेगा। जब वह अपने लिए कपड़े देख रही थी तब उसने पुरुषों के सेक्शन पर भी ध्यान दिया। एक काले रंग का कोट देखकर वह रुक गई और अर्जुन कपूर से कहा। इसके बाद ईशा पटेल ने कोट उठाया और अर्जुन कपूर को पहनने के लिए दिया। अर्जुन कपूर को भी यह कोट पसंद आया। उसने उसे लेने ही वाला था कि तभी एक अमीरजादे अपने गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर में दाखिल हुआ। इस स्टोर के सभी ग्राहकों को बाहर निकालो, मेरी गर्लफ्रेंड को कपड़े पसंद करने हैं। जैसे ही वह अंदर आया, वह लड़का घमंड से बोला। ये सुनकर स्टाफ मुश्किल में पड़ गया। उन्होंने स्टोर मैनेजर की तरफ देखा और उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। आखिरकार स्टाफ ने आदेश का पालन किया और ग्राहकों को बाहर निकालने लगा। एक कर्मचारी अर्जुन कपूर और ईशा पटेल के पास आया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। क्या यह आदमी आपका कोई सीनियर मेंबर है? इसे इतनी छूट कैसे मिल सकती है? अर्जुन कपूर ने असंतोष जताया। नहीं, वह अमित गुप्ता है, यंगजिया शॉपिंग सेंटर के डिप्टी जनरल मैनेजर विकास गुप्ता का बेटा। वह यहाँ छोटे नवाब की तरह घूमता है। कोई भी स्टोर उसकी बात को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। स्टाफ ने लाचारी से जवाब दिया। पहले एक नामी रेस्टोरेंट ने अमित गुप्ता का अपमान किया था और कुछ ही दिनों में वह बंद हो गया। ये कहा जाता है कि इसके पीछे अमित गुप्ता का ही हाथ था। ये सुनकर अर्जुन कपूर का चेहरा गंभीर हो गया। तो यह मामला है। एक गोपनीय निरीक्षण से इतनी जल्दी नतीजा निकल आएगा, यह उसे भी उम्मीद नहीं थी। एक मामूली डिप्टी जनरल मैनेजर का बेटा यंगजिया शॉपिंग सेंटर में इतनी मनमानी कर सकता है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि पूरे स्टोर के ग्राहकों को बाहर निकलवाओ और सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक खरीदारी करो? अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। और ये कौन है? अमित गुप्ता ने अर्जुन कपूर को देखते हुए व्यंग्य से हंसा। मुझे यह अधिकार किसने दिया? मेरे पिता ने। क्या समझे? मेरे पिता यंगजिया शॉपिंग सेंटर के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। हा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से भिड़ने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मौत नहीं दिख रही? उसकी गर्लफ्रेंड ने भी अहंकार से कहा। हा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इलाका। तुम्हारे पिता यंगजिया शॉपिंग सेंटर के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, है ना? ठीक है, अब से वह इस पद से बर्खास्त किए जाते हैं, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। स्टाफ के रवैये से यह साफ था कि अमित गुप्ता काफ़ी समय से इस सेंटर में मनमानी कर रहा था। विकास गुप्ता, जो इस सेंटर का डिप्टी जनरल मैनेजर था, वह भी अपने बेटे के इन कृत्यों से अनजान नहीं होगा। तो ऐसे नाकाम अधिकारी को रखने की जरूरत ही क्या है?
हा हा हा, अब से मेरे पिता बर्खास्त। तुम खुद को समझते क्या हो? अमित गुप्ता जोर से हंस पड़ा। तुम कौन हो जो मेरे पिता को निकालने की बात कर रहे हो? मैं अर्जुन कपूर हूँ, यंगजिया शॉपिंग सेंटर का नया मालिक। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले पूरे स्टोर में सन्नाटा छा गया। क्या ये यंगजिया शॉपिंग सेंटर का नया मालिक है? सभी लोग हैरान रह गए, खासकर अमित गुप्ता, जो पूरी तरह स्तब्ध हो गया। उसे याद आया कि उसके पिता ने कल बताया था कि यंगजिया शॉपिंग सेंटर का नया मालिक आ चुका है, लेकिन उसने नाम पर ध्यान नहीं दिया था। तुम मुझे डराना चाहते हो? क्या सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा? मैं अभी अपने पिता को फ़ोन करता हूं और तुम्हारी पोल खोलता हूं। अमित गुप्ता ने मोबाइल निकाला और अपने पिता को कॉल मिलाया। बेटा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से विकास गुप्ता की आवाज़ आई। वह अपने ऑफिस में बैठा आराम से चाय पी रहा था। पापा, यहाँ एक लड़का खुद को यंगजिया शॉपिंग सेंटर का नया मालिक बता रहा है। जल्दी से लोगों को भेजिए और इसे सबक सिखाए। क्या कोई हमारे सेंटर का मालिक होने का नाटक कर रहा है? विकास गुप्ता ने ठहाका लगाया। ठीक है, मैं अभी गार्ड्स भेजता हूँ। लेकिन तभी, वैसे उसका नाम क्या है? अर्जुन कपूर। पापा, उसका नाम अर्जुन कपूर है। क्या? चाय का कप विकास गुप्ता के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। चैप्टर 35। विकास गुप्ता पूरी रात इस मामले को लेकर चिंतित था। मिस्टर अर्जुन, क्या हुआ पापा? अमित गुप्ता ने लापरवाही से पूछा। अर्जुन कपूर, उस आदमी का नाम अर्जुन कपूर है। विकास गुप्ता ने अचानक खड़े होकर चिल्लाया, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वह यंगजिया शॉपिंग सेंटर का नया मालिक है। तुम इस समय कहाँ हो? विकास गुप्ता ने घबराकर पूछा। अमित गुप्ता ने अपने स्थान की जानकारी दी। 3 मिनट बाद विकास गुप्ता जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि अर्जुन कपूर वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़ा है, वह सीधे आगे बढ़ा। बॉस, आपने आने से पहले हमें सूचित क्यों नहीं किया? विकास गुप्ता ने अर्जुन कपूर से चापलूसी भरे स्वर में कहा। ये देखकर पूरे स्टोर में सन्नाटा छा गया। तो यह नौजवान सच में यंगजिया शॉपिंग सेंटर का मालिक है। अगर मैंने पहले ही सूचना दी होती तो मैं ये सब कैसे देखता? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। बेवकूफ़, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? तुरंत माफ़ी मांग। विकास गुप्ता ने अपने बेटे को घूरते हुए डांटा। अमित गुप्ता ने तुरंत कांपते हुए कदम बढ़ाए। क्या देख रहा है? तुरंत बॉस से माफ़ी मांग। विकास गुप्ता ने जल्दी से अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही एचआर डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है। तुम अपना सामान पैक करो और यंगजिया शॉपिंग सेंटर छोड़ दो, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल अपने खरीदे हुए कपड़े लेकर स्टोर से बाहर निकल गए। विकास गुप्ता स्तब्ध खड़ा रह गया। वह कुछ वर्षों बाद आराम से रिटायरमेंट लेने की योजना बना रहा था, लेकिन अब सिर्फ अपने बिगड़े बेटे की वजह से वह नौकरी से निकाल दिया गया था। गुस्से में विकास गुप्ता ने बेल्ट उठाया और अमित गुप्ता की ओर बढ़ा, उसे सबक सिखाने के लिए। जब अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने अपने खरीदे हुए कपड़े कार में रखे तो ईशा ने आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अर्जुन यंगजिया शॉपिंग सेंटर के मालिक भी हैं। आप सच में बहुत युवा और प्रतिभाशाली हैं। इस समय ईशा पटेल अर्जुन कपूर को लेकर और भी ज़्यादा जिज्ञासु हो गई थी। उसे अपनी बहन से इतना तो पता था कि अर्जुन कपूर कपूर परिवार से था, लेकिन उसने परिवार से नाता तोड़ लिया था और उसे कपूर परिवार का निष्कासित बेटा माना जाता था। लेकिन इतने मुश्किल हालात के बावजूद अर्जुन कपूर अभी भी इतना शक्तिशाली बन चुका था। इससे उसके प्रति ईशा पटेल के मन में सम्मान और प्रशंसा और बढ़ गई। किसी हद तक वह और अर्जुन कपूर एक जैसे ही थे। माफ़ कीजिए मिस्टर अर्जुन, आपको ये सब देखना पड़ा, अर्जुन कपूर ने कहा। यह आपकी गलती नहीं है। इसके बाद दोनों ने यंगजिया शॉपिंग सेंटर में आगे घूमना जारी रखा। सुपरमार्केट में अर्जुन कपूर ने ताज़ा कटी हुई बीफ और मटन देखी और उसके दिमाग में एक विचार आया। मिस्टर ईशा, क्या आप बारबेक्यू खाना चाहेंगी? बारबेक्यू? मैंने कभी खाया नहीं। ये सुनकर ईशा पटेल थोड़ी उदास हो गई। जब वह बच्ची थी तो उसके परिवार के नियम बहुत सख्त थे और वह कभी स्ट्रीट फूड या स्नैक्स नहीं खा पाई थी। अब जब वह पटेल ग्रुप की सीईओ थी तो उसे हमेशा हाई एंड रेस्तरां में बिजनेस मीटिंग्स करनी पड़ती थीं। वह आमतौर पर शीर्ष स्तर के प्राइवेट डाइनिंग और फ्रेंच व्यंजन खाती थी, लेकिन बारबेक्यू जैसे साधारण खाने से उसका कोई वास्ता नहीं था। कभी नहीं खाया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा करते हैं, आज रात आप मेरे घर पर रुके और हम बारबेक्यू डिनर बनाएंगे, अर्जुन कपूर ने सुझाव दिया। उसके विला का यार्ड काफ़ी बड़ा था, बारबेक्यू के लिए एकदम सही। ठीक है, ईशा पटेल ने मुस्कुराकर सहमति दी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने सभी जरूरी सामग्री खरीदी, बारबेक्यू ग्रिल, स्मोकलेस चारकोल और कई तरह की सीजनिंग। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, टास्क पूरा। ईशा पटेल के साथ खरीदारी की। इनाम 100x कंजम्पशन रिबेट कार्ड, अधिकतम 500 मिलियन। अब अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति लगभग 500 मिलियन बढ़ गई थी।
अब वह 10 अरब की संपत्ति के और करीब था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खरीदारी के बाद दोनों पाम मीडोज विला पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने खाना तैयार करना शुरू किया। हालांकि ईशा पटेल अच्छी कुक नहीं थी, लेकिन वह सब्जियां काटने जैसे छोटे काम कर सकती थी। अर्जुन कपूर बारबेक्यू तैयार कर रहा था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मिस्टर अर्जुन, क्या आप आज रात फ्री हैं? साथ में डिनर करें। फ़ोन के दूसरी तरफ विनय चौधरी थे। मुझे माफ़ करें मिस्टर विनय, लेकिन आज रात मैं पहले ही एक योजना बना चुका हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन कल का क्या? कल सही रहेगा। ठीक है, कल सुबह मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मिस्टर अर्जुन, आपको ज़रूर आना होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया और बारबेक्यू पर ध्यान देने लगा। लगभग आधे घंटे बाद पहली बारबेक्यू डिश तैयार हो गई। लीजिए, इसे ट्राई कीजिए। ईशा पटेल ने एक स्क्यूर उठाया और चखने लगी। वाह, ये रेस्तरां के बारबेक्यू से बहुत अलग है। ईशा पटेल आश्चर्य से बोली। है ना? अर्जुन कपूर मुस्कुराया। अब जब उसे टॉप कुकिंग स्किल्स मिल चुकी थीं, तो उसका बनाया हुआ खाना किसी भी हाई एंड रेस्तरां से बेहतर था। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर वाइन सेलर गया और 2 गिलास वाइन ले आया। वैसे भी ईशा, आप आज रात बाहर नहीं जा रही हैं, तो थोड़ा पी सकते हैं। ईशा पटेल हिचकिचाई, लेकिन फिर गिलास उठा लिया। जैसे ही उसने पहली चुस्की ली, उसका चेहरा लाल हो गया। थोड़ी ही देर में वह बहुत बातूनी हो गई। मिस्टर अर्जुन, अब हम अच्छे दोस्त हैं। चलिए अब मिस्टर हटाकर सिर्फ नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब से मैं तुम्हें सिर्फ ईशा बुलाऊंगा और तुम मुझे अर्जुन कह सकती हो। ईशा हैरान रह गई। पहली बार उसने किसी को इतनी जल्दी अपना नाम लेने दिया। अगर कोई और लड़का उसे इस नाम से बुलाता तो ईशा पटेल नाराज़ हो जाती और तुरंत वहां से चली जाती। लेकिन जब अर्जुन कपूर ने उसे ऐसे बुलाया तो न जाने क्यों उसे ज़रा भी आपत्ति नहीं हुई। इस पर खुद ईशा पटेल को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। चैप्टर 36। आधा घंटे बाद दिया पटेल वापस आ गई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, खुशबू उसकी नाक तक आए। अगले ही सेकंड दिया पटेल एक लालची बिल्ली की तरह अर्जुन कपूर के विला की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने देखा कि अर्जुन कपूर और उसकी बहन मज़े से खा रहे हैं, तो वह जलन से रो पड़ी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जल्दी आ जाती, दिया पटेल ने बड़बड़ाया। वह हमेशा से अर्जुन कपूर की बेहतरीन कुकिंग स्किल्स की दीवानी रही थी। इसके बाद उसने झटपट एक लैम्ब स्क्यूर उठाया और खाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सुना कि अर्जुन कपूर उसकी बहन को ईशा कह रहा था और उसकी बहन बिना किसी गुस्से के हंसकर सहमति दे रही थी। दिया पटेल की आंखें चमक उठीं। हे भगवान, सीनियर अर्जुन और मेरी बहन के रिश्ते में इतनी जल्दी प्रगति हो गई। लगता है मेरी योजना सफल रही। अगर यह प्लान इतना बढ़िया चला तो इसे फिर से आजमाना ज़रूरी था। अगर सब कुछ इसी गति से चलता रहा तो जल्द ही बहन और सीनियर अर्जुन का रिश्ता तय हो जाएगा। दिया पटेल के दिमाग में नई योजनाएं बनने लगीं। डिनर के बाद दिया और ईशा पटेल घर लौट गईं। अगले दिन क्लास खत्म होते ही अर्जुन कपूर कार से कॉलेज से निकला। कॉलेज गेट के सामने रोहन कपूर ने ये देखा और अपनी बहन चेतना कपूर को कॉल किया। अर्जुन कॉलेज से निकल चुका है, सब ठीक है। फ़ोन रखने के बाद चेतना कपूर ने अपने पास खड़े मजबूत युवक की तरफ देखा। भैया राघव, अर्जुन कपूर मुंबई यूनिवर्सिटी से निकल चुका है। वह युवक राघव कपूर था जो चेतना कपूर के चौथे चाचा विजय कपूर के बड़े बेटे थे। राघव कपूर इस समय मुंबई में एक बड़ा नाम था। वह एक बड़े अंडरग्राउंड ग्रुप का लीडर था और उसके 100 से अधिक लोग उसके आदेश पर चलते थे। ठीक है, राघव कपूर ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि अर्जुन कपूर की कार का पीछा करें। भैया राघव के इस कदम के बाद अब अर्जुन बच नहीं सकता, चेतना कपूर ने उत्साहित होकर कहा। इस बार अर्जुन कपूर को सबक सिखाने के लिए राघव कपूर ने पूरे 20-30 गुंडे बुलाए थे। पहले की योजनाएं बहुत जटिल थीं। ज़रूरत थी सीधा एक्शन लेने की। हकीकत सिर्फ मुखों से सामने आती है। राघव कपूर ने अपनी विशालकाय मुट्ठी कसकर भींची। इस बार वह अपने मुखों से अर्जुन कपूर को तोड़कर उसे मजबूर करेगा कि वह कपूर परिवार वापस लौटकर अपने दादा के सामने माफ़ी मांगे। कुछ देर बाद राघव कपूर को अपने आदमी से रिपोर्ट मिली। बॉस, वह लड़का तंवर रेस्तरां में रुका है और अंदर जाकर खाना खाने वाला है। तंवर रेस्तरां मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट रेस्तरां में से एक था। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए था और आम जनता के लिए नहीं खुलता था। वह लड़का इतनी ऐश कर रहा है। कोई बात नहीं, अब उसकी ऐश खत्म होने वाली है। राघव कपूर ने हाथ हिलाया और अपने 20-30 लोगों के साथ वहां चल पड़ा। 10 मिनट बाद राघव कपूर चेतना कपूर और अपने आदमियों के साथ तंवर रेस्तरां पहुंच गया। उनका आदमी दौड़कर आया और बताया कि अर्जुन कपूर किस प्राइवेट रूम में बैठा था। राघव कपूर ने तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां धावा बोल दिया और कमरे का दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोल दिया। अंदर अर्जुन कपूर मोबाइल देख रहा था।
विनय चौधरी ने अभी अभी एक मैसेज भेजा था कि उसे कुछ काम आ गया और वह आधे घंटे देर से आएगा। अर्जुन कपूर, आखिर तुझे पकड़ ही लिया, राघव कपूर ने क्रूर हंसी के साथ कहा। मुझसे क्या काम है? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। काम? अब तुझे सिर्फ दो रास्ते मिलेंगे। पहला, अभी घर वापस चल और दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग। फिर रेड्डी परिवार की लड़की से शादी कर ले। दूसरा, मेरी दया पर रह और अपनी हड्डियां तोड़वा। राघव कपूर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी भारी मुट्ठियां भींची। कपूर परिवार वापस जाऊं, सपने में भी मत सोचो, अर्जुन कपूर ने पलटकर जवाब दिया। भैया राघव, ये लड़का बहुत जिद्दी हो गया है, इसे एक सबक सिखाओ, चेतना कपूर ने भड़काने की कोशिश की। ठीक है, राघव कपूर ने अपने आदमियों को रुकने को कहा। वह खुद अर्जुन कपूर को सीधा करने का इरादा रखता था। वह 1.9 मीटर लंबा और 200 किलो वजनी था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुक्का अर्जुन कपूर की ओर बढ़ाया, अर्जुन कपूर बिजली की गति से एक कदम पीछे हटा और उसकी पकड़ में आने से बच गया। फिर अर्जुन ने तुरंत राघव कपूर का हाथ पकड़कर जोर लगाया। बूम! राघव कपूर जोर से जमीन पर गिरा और चीख उठा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। यह क्या हुआ? चेतना कपूर अवाक रह गई। ये तो बिल्कुल गलत स्क्रिप्ट हो गई थी। उसे लगा था कि राघव कपूर अर्जुन कपूर को पीटकर अधमरा कर देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। राघव कपूर अब जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। ये क्या मजाक है? राघव कपूर के आदमी दौड़कर आए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। बकवास, राघव कपूर ने गुस्से में कराहते हुए कहा। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अर्जुन कपूर उसे गिरा सकता था। यही है तुम्हारा भरोसा? अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से पूछा। अब तक उसे सिस्टम से टॉप फाइटिंग स्किल्स मिल चुकी थीं। तू तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तेरे आदमी। राघव कपूर ने इशारा किया और 20-30 गुंडे अर्जुन कपूर को घेरने लगे। अब देखते हैं कि तू अकेला हम सब के खिलाफ कैसे टिकता है। राघव कपूर ने गुस्से में चीखकर आदेश दिया। मारो, लेकिन तभी देखता हूं कौन हिम्मत करता है। पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई। राघव कपूर ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, वह पूरी तरह दंग रह गया। चैप्टर 37। इस वक्त जो आदमी प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि मुंबई का बड़ा बॉस विनय चौधरी था। बॉस विनय? राघव कपूर ने कांपती आवाज में पूछा। वह सिर्फ मुंबई के अंडरग्राउंड ग्रुप के नेताओं में से एक था, लेकिन उनके पूरे ग्रुप का बॉस भी अगर विनय चौधरी को देखता तो सम्मान के साथ खड़ा रहता। क्या तुम मेरे रेस्तरां को तहस नहस करने आए हो? विनय चौधरी ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, ये सुनते ही राघव कपूर और उसके लोग हैरान रह गए। क्या तंवर रेस्तरां आपका है? राघव कपूर ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल, विनय चौधरी ने सिर हिलाया। इसी वजह से पहले वह अर्जुन कपूर के गंगा व्यू मंडप को हड़पने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसे अर्जुन कपूर की असली पहचान पता चली तो उसने अपनी सोच बदल दी। मुझे माफ़ करिए बॉस विनय, यह मेरी गलती थी। हम अभी इस लड़के को बाहर ले जाकर मामला सुलझाते हैं, राघव कपूर ने जल्दी से कहा और अर्जुन कपूर को बलपूर्वक बाहर ले जाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? राघव कपूर को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने ये कहा, विनय चौधरी का गुस्सा और बढ़ गया। तुम मेरे मेहमान के साथ ऐसा करना चाहते हो? बहुत अच्छा। विनय चौधरी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। मुंबई में ऐसे बहुत कम लोग थे जो ऐसा करने की हिम्मत रखते थे। क्या बॉस विनय, आप क्या कहना चाहते हैं? राघव कपूर पूरी तरह से उलझ गया। क्या मतलब? मिस्टर अर्जुन मेरे मेहमान हैं और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो? क्या यह मेरी बेइज्जती करने जैसा नहीं है? विनय चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या अर्जुन कपूर विनय चौधरी का मेहमान है? यह क्या मजाक है? राघव कपूर और चेतना कपूर हक्के बक्के रह गए। बॉस विनय, राघव कपूर कुछ कहना चाहता था, लेकिन विनय चौधरी ने उसे बीच में रोक दिया। अपने बॉस को बुलाओ, तुमसे बात करने का मेरा कोई मन नहीं है, विनय चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा। राघव कपूर समझ गया कि अब उसकी औकात नहीं थी विनय चौधरी से बात करने की। उसने अपने बॉस बालेंद्र नायर को कॉल किया। जैसे ही बालेंद्र नायर को पता चला कि राघव कपूर ने विनय चौधरी को नाराज कर दिया है, वह तुरंत वहां पहुंच गया। बाहर निकलो, विनय चौधरी ने राघव कपूर के आदमियों को डांटते हुए कहा। मुंबई के बड़े बॉस के सामने वे सभी डर गए और बिना एक शब्द कहे बाहर चले गए। मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ़ करें, मैं थोड़ा लेट हो गया। आप चिंता मत करें, यह मेरे रेस्तरां में हुआ, इसलिए मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। विनय चौधरी ने अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगी। खाना लाओ। जल्द ही वेटर्स तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान लेकर आए। अर्जुन कपूर और विनय चौधरी खाने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। दूसरी तरफ चेतना कपूर और राघव कपूर पूरी तरह से अवाक थे। अर्जुन कपूर को आखिर विनय चौधरी की मंजूरी कैसे मिल गई, चेतना कपूर समझ नहीं पा रही थी। पिछली बार जब अर्जुन कपूर विनय चौधरी से मिला था तो शायद वह पटेल ग्रुप के नाम से मिला था।
लेकिन अब विनय चौधरी और अर्जुन कपूर हंसकर बात कर रहे थे। ये सामान्य नहीं था। विनय चौधरी, मुंबई का सबसे ताकतवर आदमी, अर्जुन कपूर के साथ इतनी दोस्ती क्यों कर रहा है? चेतना कपूर कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। राघव कपूर तो और भी ज्यादा परेशान था। मैंने हमेशा अर्जुन कपूर को कपूर परिवार का बेकार लड़का समझा था, लेकिन अब उसकी हैसियत इतनी ऊंची कैसे हो गई? वह इस सच्चाई को पचाने में असमर्थ था। कुछ देर बाद विनय चौधरी ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, मिस्टर अर्जुन, मैंने आपको आज इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आपके लिए बहुत दिलचस्प होगी। मेरे लिए दिलचस्प? अर्जुन कपूर जिज्ञासु हो गया। अभी यहाँ बहुत लोग हैं, बाद में अकेले में बात करेंगे। मैं वादा करता हूँ आप निराश नहीं होंगे, विनय चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ मिनट बाद बालेंद्र नायर अंदर आया। तुम्हारा आदमी मेरे मेहमान पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा था। अब बताओ मैं क्या करूं? विनय चौधरी ने बिना समय गंवाए पूछा। भाई विनय, यह मेरी गलती है, मैं अपने आदमी पर सख्त कार्रवाई करूंगा। बालेंद्र नायर ने जल्दी से माफी मांगी। अब भी क्या खड़े हो? जाओ और भाई विनय और उनके मेहमान के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। बालेंद्र नायर ने आदेश दिया। घुटनों के बल माफी मांगना? चेतना कपूर अवाक रह गई। तो क्या राघव कपूर को अब अर्जुन कपूर से माफी मांगनी होगी? ये कैसे हो सकता था? क्या ये सपना है? लेकिन राघव कपूर हकीकत समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली, कुछ कदम आगे बढ़ाया और घुटनों के बल बैठ गया। बॉस विनय, अर्जुन कपूर, मैं गलत था। राघव कपूर ने झुककर माफी मांगी। आज के बाद मैं मुंबई के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को छोड़ रहा हूं। अब वह इस इंडस्ट्री में जिंदा नहीं रह सकता था। उसके सालों की मेहनत और सपने बर्बाद हो चुके थे। अब उसे समझ आ गया था, अर्जुन कपूर बेकार नहीं था, बल्कि मैं खुद बेकार था। ये सोचते ही राघव कपूर की आंखें खाली हो गईं। चलो निकलो, विनय चौधरी ने कहा। बालेंद्र नायर तुरंत अपने लोगों को लेकर वहां से चला गया। अब कमरे में सिर्फ अर्जुन कपूर और विनय चौधरी बचे थे। मिस्टर अर्जुन, मुझे आपके और कपूर परिवार के बारे में पता है। जिस महत्वपूर्ण बात की मैंने बात की थी वह कपूर परिवार से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि कपूर परिवार का मुखिया पिछले 2 दिनों से मुंबई से बाहर क्यों गया है? नहीं, क्योंकि वह विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ एक बड़ा सौदा करने गया है, जिससे वह 10 अरब से अधिक कमा सकता है। अब बताइए मिस्टर अर्जुन, क्या आप इस मौके को कपूर परिवार से छीनना चाहेंगे? अर्जुन कपूर मुस्कुराया। दिलचस्प। चैप्टर 38। बुजुर्ग व्यक्ति इतना गुस्से में था कि उसकी तबीयत बिगड़ने वाली थी। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग। रिश्ता तोड़े 8वां दिन पूरा हुआ। इनाम, योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 5% शेयर। अब आप योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के चौथे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। शेयर खरीद अनुबंध आपकी स्टडी में रखा गया है, कृपया जांच करें। हाँ, जैसे ही सिस्टम इनाम प्रदर्शित हुआ, अर्जुन कपूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज का इनाम कल से भी ज्यादा बड़ा था। योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप की कुल बाजार कीमत लगभग 30 अरब थी और 5% शेयर का मतलब था कि 1.5 अरब की हिस्सेदारी। सबसे बड़ी बात, अब अर्जुन कपूर की कुल संपत्ति 10 अरब पार कर चुकी थी। अब से वह मुंबई का सबसे युवा अरबपति था। अब वह मुंबई के सबसे अमीर लोगों में से एक था। सिर्फ 8 दिन पहले उसने कपूर परिवार से नाता तोड़ा था और तब उसके पास सिर्फ कुछ 100 रुपये थे। आज वह 10 अरब का मालिक था। सिस्टम होना कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अब अर्जुन कपूर के पास योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप में 9% हिस्सेदारी थी, जिससे वह समूह का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। अब अर्जुन कपूर के दिमाग में जो साहसी विचार आया था, उसमें अब साहसी शब्द हट चुका था। कपूर परिवार को झटका देने का सही समय आ गया है। अगर कपूर परिवार विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के बड़े इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को लेकर इतना गंभीर था, तो अब अर्जुन कपूर को उसमें दखल देना ही था। अब जब उसके पास अरबों की संपत्ति थी, तो वह कपूर परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसके अलावा वह योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और उपाध्यक्ष था। इसका मतलब था कि वह एक मजबूत दावेदार था। अगर वह योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का प्रतिनिधित्व करके इस प्रोजेक्ट को कपूर परिवार से छीन लेता, तो कपूर परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही इस डील से अरबों का मुनाफा भी होगा, यानी एक तीर से 2 शिकार। मुझे ये करना ही होगा, अर्जुन कपूर ने ठान लिया। मिस्टर अर्जुन, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहिए। हम दोस्त हैं, विनय चौधरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने ये खबर अर्जुन कपूर को बताकर अपनी ओर से एक एहसान बेच दिया था। अब कपूर परिवार को क्या नुकसान होता है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धन्यवाद मिस्टर विनय, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। अब वह कपूर परिवार के खिलाफ व्यापारिक लड़ाई शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन उसके सामने 2 समस्याएं थीं। एक, वह विनहेक सॉफ्टवेयर ग्रुप के किसी बड़े अधिकारी को नहीं जानता था।
अगर कपूर परिवार से प्रोजेक्ट छीनना था तो पहले कंपनी के किसी बड़े अधिकारी से जान पहचान बनानी जरूरी थी। अर्जुन ने विनय चौधरी से पूछा, लेकिन वह भी किसी को नहीं जानता था। तो फिलहाल यह मुद्दा टाल दिया गया। 2. योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अन्य शेयरधारकों को इस योजना के लिए मनाना था। यह आसान था क्योंकि इसमें अरबों की कमाई थी और ऐसा प्रस्ताव कोई नहीं ठुकराएगा। वह खुद चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक था तो उसे विश्वास था कि वह बाकी को मना लेगा। तभी अर्जुन कपूर के पास एक कॉल आए। कॉल योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन यांग शेंगपिंग की थी। मिस्टर अर्जुन, सबसे पहले आपको हमारी कंपनी में शेयरधारक बनने की बधाई। दूसरी बात, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। वैसे कल रात मैं एक कॉकटेल पार्टी आयोजित कर रहा हूँ जिसमें मुंबई के कई बड़े व्यापारी आ रहे हैं। क्या आप भी आना चाहेंगे? जरूर, अर्जुन कपूर ने बिना झिझक सहमति दे दी। वह पहले ही यांग शेंगपिंग से मिलने की योजना बना रहा था और अब खुद यांग शेंगपिंग ने उसे बुला लिया। ठीक है, मैं आपको निमंत्रण भेज दूंगा। कहाँ भेजना चाहिए? जस्ट इसे मुंबई यूनिवर्सिटी भेज दीजिए। मुंबई यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं दोपहर में वहाँ क्लास अटेंड करूंगा। आप अब भी स्टूडेंट हैं? यांग शेंगपिंग हैरान रह गया। दोपहर के ब्रेक में अर्जुन कपूर को निमंत्रण मिल गया। जब उसने देखा कि उसमें पुरुष और महिला साथी के साथ आने की शर्त थी तो वह थोड़ा रुका। मेरे पास कोई फीमेल पार्टनर नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले जाना भी सही रहेगा। शाम को अर्जुन कपूर अपने विला लौटा। कुछ देर बाद ईशा पटेल कुछ फल लेकर उसके पास आए। अर्जुन, मैं ज्यादा शराब नहीं पीती। कल रात क्या मैंने कुछ गड़बड़ की? ईशा पटेल शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नहीं, सब कुछ ठीक था। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। वह कल रात की नशे में धुत ईशा पटेल और सामान्य ईशा पटेल के बीच के अंतर को देखकर मुस्कुरा उठा। तभी ईशा की नज़र मेज पर रखे निमंत्रण पर पड़ी। अर्जुन, तुम्हें भी चेयरमैन यांग का निमंत्रण मिला? तुम्हें भी? अर्जुन कपूर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई मेल पार्टनर नहीं था, इसलिए जाने का मन नहीं था। अगर मैं चला गया तो वहाँ कुछ परेशान करने वाले लोग जरूर मुझे तंग करने लगते, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। वैसे मेरे पास भी कोई महिला साथी नहीं है, तो क्यों ना हम साथ चलें? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराकर सुझाव दिया। ईशा पटेल की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, अब अगर उसके पास पुरुष साथी होगा तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा अर्जुन कपूर एक अच्छा साथी साबित होगा। इसके बाद अर्जुन कपूर और ईशा पटेल बातें करने लगे। तभी अर्जुन कपूर को विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के बारे में पूछने का ख्याल आया। ईशा, क्या तुम विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप में किसी को जानती हो? अर्जुन कपूर ने बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। चैप्टर 39, विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप। हाँ, विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप में हमारे पटेल परिवार की कुछ हिस्सेदारी है, ईशा पटेल ने जवाब दिया। क्या? अर्जुन कपूर पूरी तरह से चौंक गया। उसे पता था कि पटेल परिवार बहुत ताकतवर था और पटेल ग्रुप सिर्फ उनके साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका प्रभाव इतना बड़ा होगा कि विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप जैसी दिग्गज कंपनी में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के एक उपाध्यक्ष मेरी कजिन हैं, ईशा पटेल ने आगे बताया। क्या? हाँ, उनका नाम वेदिका पटेल है। लेकिन अर्जुन, अचानक तुम विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के बारे में क्यों पूछ रहे हो? असल में बात यह है कि इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपने प्लान के बारे में बताया। वह कैसे कपूर परिवार को टक्कर देकर विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप का प्रोजेक्ट हथियाना चाहता था। अच्छा, तो ऐसा है? ईशा पटेल ने सिर हिलाया। तो ऐसा करते हैं, मैं पहले अपनी कजिन वेदिका पटेल से संपर्क करती हूं और पता करती हूं कि विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप में क्या स्थिति है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। ईशा पटेल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और वेदिका पटेल को कॉल किया। हेलो ईशा, इतनी देर बाद कैसे याद किया? कुछ ही सेकंड में वेदिका पटेल की आवाज़ आई। दीदी, मैंने सुना है कि विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप मुंबई में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना बना रहा है। हाँ, इस दोपहर की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? पटेल ग्रुप तो रियल एस्टेट में नहीं है। क्या ये तय हो चुका है कि यह प्रोजेक्ट किस रियल एस्टेट कंपनी को दिया जाएगा? अभी नहीं, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट हान इस मामले को देख रहे हैं और वे इसे कपूर कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना चाहते हैं। ओह दीदी, मेरे एक अच्छे दोस्त की रियल एस्टेट कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती है। क्या आप मदद कर सकती हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती ईशा, मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं हूं और वाइस प्रेसिडेंट हान से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। वेदिका पटेल ने अफसोस जताया। दीदी, मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो इस साल की फैमिली एनुअल मीटिंग में मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगी, ईशा पटेल ने कड़े शब्दों में कहा। पटेल परिवार हर साल एक वार्षिक सभा आयोजित करता था जहां सभी उत्तराधिकारियों की तुलना और परख होती थी।
पिछले कुछ सालों में ईशा पटेल ने हर बार वेदिका पटेल को हरा दिया था, लेकिन अब अर्जुन कपूर की मदद के लिए ईशा ने एक बड़ा त्याग करने का फैसला किया। क्या? वेदिका पटेल तुरंत चौकन्नी हो गई। ईशा, ये तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। बताओ, तुम्हारा दोस्त लड़का है या लड़की? वो लड़का है। ईशा पटेल हल्का सा झेप गई। ओहो, अब मैं समझ गई। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोई खबर मिलते ही तुम्हें बताऊंगी। वेदिका पटेल मुस्कुराए और फोन काट दिया। दूसरी ओर कपूर परिवार में राकेश कपूर ने अपने पिता कपूर परिवार के मुखिया को कॉल किया। पिताजी, वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट पर क्या प्रगति हुई? लगभग पक्का हो चुका है। मैंने वाइस प्रेसिडेंट हान से अच्छे संबंध बना लिए हैं। वे अगले 2 दिनों में मुंबई का दौरा करेंगे। उन्हें शानदार मेहमाननवाजी दो। अगर वे संतुष्ट हुए तो सौदा हमारा होगा। कपूर परिवार के मुखिया ने गर्व से कहा। जैसे ही यह सौदा हमारे पास आएगा, अरबों का मुनाफा सीधे हमारी जेब में आ जाएगा। वैसे उस छोटे बदमाश अर्जुन कपूर का क्या हुआ? मुखिया ने खास तौर पर पूछा। पिताजी, पता नहीं कैसे वह विनय चौधरी के संपर्क में आ गया। अब विनय चौधरी उसे बचा रहा है और राघव भी असफल हो गया। राकेश कपूर ने बेबस होकर कहा। बेकार, यहाँ तक कि राघव भी उसे संभाल नहीं पाया। मुखिया गुस्से से उबल पड़ा। ठीक है, फिलहाल उसे छोड़ दो। पहले विनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप का प्रोजेक्ट निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार यह सौदा हमारे पास आ जाए, फिर हम अर्जुन कपूर की समस्या निपटाएंगे। पिताजी, क्यों न आदित्य को वापस बुलाकर उसे यह मामला सुलझाने दें? राकेश कपूर ने सुझाव दिया। आदित्य कपूर कपूर परिवार का सबसे योग्य पोता उनकी सबसे बड़ी आशा था। नहीं, आदित्य कपूर हमारे परिवार का भविष्य है। उसका समय इतनी छोटी चीज़ पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। अर्जुन कपूर उस लायक ही नहीं है। लेकिन ठीक है, सृष्टि को बुला लो, वह इसका ख्याल रखेगी। मुखिया ने फैसला सुनाया। सृष्टि कपूर कपूर परिवार की दूसरी सबसे सक्षम उत्तराधिकारी आदित्य के बाद सबसे योग्य थी। ठीक है पिताजी। कुछ देर बाद सृष्टि कपूर को कॉल किया गया। हालांकि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दादाजी के आदेश को टालना असंभव था। अगले 2 दिनों में वह मुंबई आकर अर्जुन कपूर से निपटेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन दोपहर के समय जैसे ही अर्जुन कपूर ने क्लास पूरी की, सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग। रिश्ता तोड़े 9 दिन पूरे हुए। इस बार का इनाम अर्जुन कपूर की उम्मीदों से भी ज्यादा था। चैप्टर 40। नया साल आ चुका था और एक नई शुरुआत का समय था। डिंग। रिश्ता तोड़े 9 दिन पूरे हुए। इनाम, योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 5% अतिरिक्त शेयर। अब आप योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के तीसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। जैसे ही आज का इनाम आया, अर्जुन कपूर खुशी से झूम उठा। योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के और 5% शेयर, ये तो बहुत बढ़िया है। हाल के दिनों में जितने भी इनाम मिले, उनमें योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के शेयर सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए थे। अब अर्जुन कपूर के पास 14% हिस्सेदारी थी और वह योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका था। इससे अब योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अन्य शेयरधारकों को मनाना और भी आसान हो जाएगा। अगर अगले कुछ दिनों तक मुझे इसी तरह योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के और शेयर मिलते रहे, तो मैं सीधे सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो कपूर परिवार को टक्कर देना और भी आसान हो जाएगा। दोपहर में ज़ुशियानल्लू रेस्तरां के मालिक लो जिक्सन फिर से अपने संरक्षक फैन होनकाई के पास पहुंचे। आज उसने सुना कि विनय चौधरी और अर्जुन कपूर कल तंवर रेस्तरां में एक साथ डिनर कर रहे थे। अब लो जिक्सन को पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन कपूर और विनय चौधरी के बीच एक असाधारण रिश्ता है। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं गंगा व्यू मंडप के खिलाफ कोई कदम ही नहीं उठाता। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। अब खुद को बचाने के लिए उसे अपने संरक्षक फैन होनकाई से मदद मांगनी ही पड़ी। लो, तुम बहुत संकीर्ण सोच वाले हो। एक मामूली रेस्तरां मालिक ने तुम्हारी नींद उड़ा दी। फैन होनकाई ने उपेक्षा से कहा। तुम मेरे आदमी हो, तुम्हें दूर की सोचना चाहिए। एक छोटा सा रेस्तरां मालिक तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। अर्जुन कपूर कुछ भी नहीं है। आज रात मैं एक बहुत बड़े आयोजन में जा रहा हूं और मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। कुछ बड़े लोगों से मिलो ताकि तुम रोज रोज एक मामूली रेस्तरां मालिक को दुश्मन मानने की मूर्खता न करो। सच में धन्यवाद मिस्टर फैन, धन्यवाद। लो जिक्सन बहुत खुश हो गया। अब अगर वह इस मौके का फायदा उठाकर कुछ बड़े लोगों से संपर्क बना लेता तो वह अर्जुन कपूर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर सकता था। शाम को अर्जुन कपूर ईशा पटेल को लेने पहुंचा। आज रात ईशा पटेल ने एक काले रंग की शाम की पोशाक पहनी थी, जिससे उसके सुनहरे कंधे और कोमल कॉलरबोन उजागर हो रहे थे। वह बेमिसाल सुंदर लग रही थी। जैसे ही अर्जुन कपूर ने उसे देखा, वह कुछ पलों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कैसी लग रही हूँ? ईशा पटेल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बहुत खूबसूरत, अर्जुन कपूर ने सहज रूप से जवाब दिया।
आधे घंटे बाद दोनों योंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक यांग शेंगपिंग के भव्य महल में पहुंचे। ईशा, तुम पहले अंदर जाओ, मैं पार्किंग ढूंढ कर आता हूँ। आज रात बहुत सारे मेहमान आए थे जिससे पार्किंग की जगह मिलना मुश्किल हो रहा था। ईशा पटेल गाड़ी से उतरी और महल में चली गई। जैसे ही ईशा पटेल पहुंची, महल में हलचल मच गई। मुंबई की सबसे खूबसूरत सीईओ आ चुकी हैं। कुछ ही सेकंड में मुंबई के कई अमीर व्यापारी और उद्योगपति उनसे मिलने चले आए। प्रेसिडेंट ईशा, क्या आपके पास अभी तक कोई पुरुष साथी नहीं है? तभी एक लंबा और आकर्षक युवक आगे बढ़ा। अगर आप चाहें तो मैं आज रात आपका पुरुष साथी बन सकता हूं। सभी आसपास के लोग गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने भी यही उम्मीद रखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस युवक को पहचाना, उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। ये कियान बोवेन था, कियान परिवार का सबसे बड़ा वारिस। मुंबई में युवा पीढ़ी में वह सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक था। नहीं, मेरे पास पहले से ही एक पुरुष साथी है। ईशा पटेल ने बिना झिझक इनकार कर दिया। तुम्हारा पुरुष साथी कहाँ है? कियान बोवेन इधर उधर देखने लगा। क्या तुम सिर्फ मुझे टालने के लिए झूठ बोल रही हो? तुम्हारे पास कोई पुरुष साथी नहीं है तो मुझे ही चुन लो। कियान बोवेन ने जिद करते हुए कहा। किसने कहा कि ईशा के पास पुरुष साथी नहीं है? तभी एक शांत आवाज गूंजी। अर्जुन कपूर अंदर आया। ईशा पटेल ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया। कौन है ये लड़का? सभी हैरान रह गए। क्या तुमने अभी ईशा को क्या बुलाया? कियान बोवेन ने अविश्वास से पूछा। ईशा, हाँ, कोई समस्या है? अर्जुन कपूर ने निश्चिंतता से जवाब दिया। ओह माय गॉड, ये लड़का ईशा पटेल को उसके पहले नाम से बुला रहा है। सभी आश्चर्य में पड़ गए। अगर कोई और होता तो प्रेसिडेंट ईशा तुरंत नाराज होकर चली जाती, लेकिन वह तो खुद इस लड़के का हाथ पकड़ रही हैं। अब सभी को समझ में आने लगा कि मामला गंभीर है। ईशा, तुमने इतने साधारण लड़के को अपना पुरुष साथी क्यों चुना? कियान बोवेन ने गुस्से में कहा। तुमने इतनी घटिया पसंद कैसे कर ली? तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। ये कहकर कियान बोवेन वहां से चला गया। बॉस यान का महल वाकई शानदार है। अर्जुन कपूर चारों ओर देखते हुए बोला। सच में बहुत सुंदर है। ईशा पटेल ने सहमति जताई। तभी किसी ने अचानक चिल्लाया। अर्जुन कपूर, तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन कपूर ने सिर घुमाया। यह आवाज़ तो